जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार, मैं अजय नौटियाल भारत इस लाइव में आपका स्वागत करता हूं। सौरभ थपलियाल वर्सेस वीरेंद्र पोखरियाल, दोनों में देहरादून की जनता किसे चुनेगी अपना लाल? यही सवाल देहरादून के राजनीतिक गलियारों में चल रहा है। कौन प्रत्याशी असली आंदोलनकारी है और कौन कम असली आंदोलनकारी से शुरू हुआ चुनाव अब अपने क्लाइमेक्स मोड पर है। उत्तराखंड निकाय चुनाव के रण में कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ता और उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए पुलिसिया यात्रा सह चुके और कई महीने यूपी की बरेली जेल में बंद भी रहे। डीएवी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष और उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी वीरेंद्र पोखरियाल पर देहरादून से दांव खेला है कांग्रेस ने। उनकी सीधी टक्कर बीजेपी के मेयर प्रत्याशी सौरभ थपलियाल से है। हालांकि मेयर चुनाव में बहुत थोड़े कम समय में आम आदमी पार्टी के रविंद्र आनंद जनता के दिल में कितनी जगह बना पाए हैं, ये तो उन्हें मिले वोट ही तय कर पाएंगे। लेकिन उन्हें मिले वोट कांग्रेस और बीजेपी में से किसे संजीवनी बूटी देंगे, किसका ज़्यादा फायदा करवाएंगे, किसको डेंट करेंगे, ये एक बड़ा सवाल राजनीतिक गलियारों में भी चल रहा है। फौज से रिटायर्ड और अभी यूकेडी से चुनाव लड़ रहे ऑनररी कैप्टन वीरेंद्र सिंह बिष्ट भी मैदान में है। मैदान में तो है, लेकिन खुद को क्षेत्रीय पार्टी कहलाने वाली लेकिन केंद्रीय पदों से सुपरलैस यूकेडी पार्टी और इसके संगठन की हालत पिछले कुछ चुनावों से ऐसी है जैसे पहाड़ों में कहा जाता है, जख ज़्यादा बिराला हो जाता वख मुँह सो नहीं मर दो। यानी जहाँ ज़्यादा बिल्ले हो जाते ना वहाँ चूहे नहीं बढ़ता। ऐसे में पहले ही पार्टी सिंबल से भी हाथ गंवा चुकी यूकेडी इस बार कप प्लेट के चुनाव चिन्ह के साथ मैदान में है। अब इस कप में जनता के लिए वादों की चाय कितनी है और कितना खाली है कप प्लेट, ये तो जनता 23 जनवरी को अपने वोट की ताकत से बताई देगी। खैर, अगर यूकेडी जनता को लुभा पाई तो इसे चमत्कार ही कहा जाएगा और इस चमत्कार को जनता नमस्कार भी करेगी। खैर, बात साल 2018 में चलते हैं। पिछले मेयर चुनाव की बात कर लेते हैं, जिसमें 35,632 वोटों से बीजेपी के सुनील उनियाल गामा ने कांग्रेस के दिनेश अग्रवाल को हराया था। बताते चलें, देहरादून नगर निगम में कुल 100 वार्ड हैं, जिसमें से 60 वार्डों में बीजेपी, जबकि 34 वार्डों में कांग्रेस और 6 वार्डों में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव जीतकर आए थे। सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं। जो 7 विधानसभाओं से बात करते हैं, पहली विधानसभा मसूरी विधानसभा में कुल 12 वार्ड हैं। राजपुर विधानसभा में कुल 18 वार्ड, देहरादून कैंट विधानसभा में कुल 15 वार्ड, रायपुर विधानसभा में कुल 24 वार्ड, डोईवाला विधानसभा में कुल 7 वार्ड, धर्मपुर विधानसभा में कुल 22 वार्ड और सहसपुर विधानसभा में कुल 3 वार्ड है। यानी तय मान लीजिए, जिसने इन 7 विधानसभाओं में से रायपुर, डोईवाला, धर्मपुर विधानसभा और पहाड़ियों का दिल अच्छे मार्जिन से जीत लिया, उसकी नगर निगम चुनाव में जीत पक्की है। माना जा रहा है कि पिछले मेयर चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन देहरादून शहर के अंदर तो ठीक ठाक रहा, लेकिन बाहरी क्षेत्रों, जिसको हम आउटर सर्कल कह रहे हैं, जहां पहाड़ी समाज की तादाद ज़्यादा है, वहां कांग्रेस पिछड़ गई थी। बीजेपी की जीत में देहरादून के आउटर सर्कल के इन्हीं मतदाताओं ने बड़ी भूमिका निभाई थी, क्योंकि पहले पीछे चल रहे थे गामा, लेकिन धीरे धीरे लीड बनाते चले गए। माना गया कि कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल का पहाड़ी मूल का ना होना और पहाड़ियों में उनके प्रति नाराजगी भी कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह बनी थी। हालांकि इस बार माहौल बिल्कुल अलग है भैया। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पहाड़ी मूल के प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है। ऐसे में मुकाबला और अधिक रोचक हो गया है, लेकिन कहानी इतनी सिंपल भी नहीं जितनी आपको अब तक समझ आ रही थी या पार्टियों द्वारा दिखाई जा रही थी। देहरादून नगर निगम उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा नगर निगम है। यह बात सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, लड़ाई वर्चस्व की भी है। वर्चस्व केवल पार्टियों की नहीं, वर्चस्व पार्टी के अंदर खाने भी है, जिसमें सीधे सीधे मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा भी जुड़ी है। अगर जीते तो वाह धामी जी वाह होगा,
अगर हारे तो पार्टी के अंदर ही जितने मुंह उतनी बातें होगी, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। बता दें, नगर निगम का चुनाव सीधे सीधे देहरादून और इससे लगती 7 विधानसभाओं में जो हार जीत है, जहां कांग्रेस को 2027 विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल नजर आ रही होगी, वहीं मेयर चुनाव परिणाम के बाद वर्तमान बीजेपी के जो सिटिंग विधायक हैं का भी रिपोर्ट कार्ड बीजेपी आलाकमान जरूर तैयार कर लेगा। हालांकि सौरभ थपलियाल का पहाड़ी मूल का होना, जहां पहाड़ियों को और उनका बीजेपी की यूथ विंग का पूर्व अध्यक्ष होना से जहां बीजेपी युवाओं को लुभाने में कामयाब हो रही है काफी हद तक, लेकिन इस बीच राजनीतिक जानकारों की माने तो कुछ पॉइंट्स पे जिक्र करना जरूरी हो जाता है। हम बात करते हैं धामी की लॉबिंग की। राजनीति में एक बड़ा मशहूर शब्द है लॉबिंग। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे मुख्यमंत्री थे, इसके बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद आते हैं यहाँ पे तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री, कुछ दिन रहते हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं जो रेस में कहीं थे ही नहीं, अचानक से लॉन्च होते हैं और अचानक से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि उन्होंने अपनी कहीं लॉबिंग नहीं करी मंत्रिमंडल के अंदर, जो मुख्यमंत्री को मिला के, क्योंकि चंदन रामदास के निधन के बाद इस टाइम मुख्यमंत्री को मिलाकर कुल 8 ही लोग हैं कि पूरी धामी कैबिनेट में इस समय धामी कैबिनेट में केवल 8 ही लोग हैं। केवल जो धामी की जो लॉबिंग की हम बात करें तो केवल सौरभ बहुगुणा ही हैं जिनके कहा जाता है धामी की पसंद। बाकी जितने मंत्री हैं, चाहे रेखा आर्या हो, चाहे धन सिंह रावत हो, चाहे सतपाल महाराज हो, चाहे सुबोध उनियाल हो, सब के सब जो हैं ये त्रिवेंद्र सिंह रावत की टीम के ही बताए जाते हैं तमाम जो है। तो एक लॉबिंग नहीं हुई है। तो इसके बाद एक चर्चा और भी है राजनीतिक गलियारों में, त्रिवेंद्र सिंह रावत को केंद्रीय मंत्रिमंडल न मिलने के बाद उनकी जो पूरी उम्मीद है वो टिकी हुई है राज्य के अंदर भी सक्रियता, इसलिए वो राज्य के अंदर सक्रिय में नजर आते हैं। और चर्चा तो इस बात की भी चलती है कि 2027 के जो विधानसभा चुनावों से पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत कहीं ना कहीं वापसी कर सकते हैं और कोई अचरज की बात नहीं होगी कि एक बार फिर आपको मुख्यमंत्री के रूप में मिल जाए। कोशिश अंदर खाने चल भी रही होगी। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत जब वापसी करते हैं तो सवाल ये भी है कि सौरभ थपलियाल, क्योंकि मुख्यमंत्री की सीट मानी जाती है यहाँ की मेयर की सीट देहरादून से, तो वो सौरभ थपलियाल को लॉन्च कर देते हैं, क्योंकि सौरभ थपलियाल यूथ विंग में रहे हैं बीजेपी की, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं यूथ विंग के, जो बीजेपी की जो युवा विंग है, यूथ विंग है। लेकिन कहीं ना कहीं जो सौरभ थपलियाल है वो त्रिवेंद्र गुट के नहीं है। त्रिवेंद्र रावत की कोशिश थी कि सुनील निराल गामा को दोबारा से टिकट मिल जाए। सुनील निराल गामा जो इससे पहले मेयर रहे, उन्होंने भी पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, लेकिन क्योंकि त्रिवेंद्र रावत की टीम के माने गए तो उनको टिकट नहीं मिला और कहीं ना कहीं सौरभ थपलियाल को मौका मिल गया, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की टीम के माने गए। और सीधा सीधा जो हम बात कह रहे हैं कि मेयर का चुनाव जो है वो सीधा सीधा सीएम की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ भी सवाल रहता है। देहरादून में जो भी मुख्यमंत्री रहे उनकी पसंद के ही किसी खास को ही टिकट मिला है मेयर का। तो ऐसे में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, जो पहले मुख्यमंत्री रहे, जो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वो क्या ये चाहेंगे कि धामी जो गुट है वो मजबूत हो, सौरभ थपलियाल मजबूत हो, क्योंकि देहरादून की जो सीट है मेरी सीट, ये सीधा सीधा 7 विधानसभाओं में अपना फर्क डालती है। एक सवाल है, अब बीजेपी के जो पूर्व मेयर रहे सुनील निराल गामा, उनमें भ्रष्टाचार और आय से अधिक संपत्ति का मामला के आरोप भी लगे। हालांकि ये तो कानून को तय करना है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरटीआई एक्टिविस्ट विकेट नेगी है उन्होंने भी कटघरे में खड़ा किया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा रीजन बना, कहा गया पार्टी के अंदर खाने कि सुनील निराल गामा को टिकट मिल जाता तो कांग्रेस कहीं ना कहीं इस चुनाव को भ्रष्टाचार वर्सेस कांग्रेस का चुनाव बना देती, और कहीं ना कहीं इससे बीजेपी ने बचने की सोची। और सौरभ थपलियाल क्योंकि एक बिल्कुल फ्रेश चेहरा था, बिल्कुल एक फ्रेश चेहरा था, कोई दामन में कोई दाग नहीं थे, कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे, तो उनको लॉन्च कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जनता के जहन में एक सवाल होगा कि सुनील निराल गामा का जो मामला था वो क्या बीजेपी को डेंट करेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर वो डेंट करता है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को उसका बड़ा नुकसान होगा।
अगर वो मामला अगर बीजेपी मैनेज कर लेती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी नुकसान की भरपाई से बच जाएगी। और कहीं ना कहीं एक सवाल और भी रहेगा जनता के जहन में, क्लीन नून ग्रीन नून के बड़े बड़े पोस्टर आपने देखे होंगे, स्मार्ट सिटी के बड़े बड़े पोस्टर देखे होंगे आपने, लेकिन सड़क पर गड्ढे भी दिखे लोगों को, परेशानी भी हुई, डेंगू का दर्द भी लोगों ने झेला। और कहीं ना कहीं खलंगा में जो जंगल काटे, पेड़ काटने की बात चली, जब कई सारे जो पर्यावरणविद थे वो पेड़ों की बचाव, उसकी रक्षा को, पेड़ों से लिपट गए, चिपट गए, कहा पेड़ नहीं कटने देंगे, तो कहीं ना कहीं एक तरफ हम हरियाली की बात कर रहे हैं, कब क्लीन दून ग्रीन दून की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सफाई एक बड़ा मुद्दा रहा। पर्यावरण की जब हम बात करते हैं, आप सब्जी मंडी चले जाइए, तमाम नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं, नगर निगम के बंदे आते हैं और वहाँ पे चालान करते हुए दिख जाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल जनता के जहन में भी है कि आखिर ये प्लास्टिक कहाँ से आ रहा है प्लास्टिक, ये पॉलिथीन आ कहाँ से रही है, पॉलिथीन आ कहाँ से रही है। एक तरफ आप क्लीन दून की बात कर रहे हैं, स्वच्छता की बात कर रहे हैं, और एक तरफ कहीं आप कूड़े के ढेर देखेंगे जहाँ पे गायियाँ पॉलिथीन के ढेर में पॉलिथीन खाने को विवश है, मजबूर है, जो हमारी गौ माताएं हैं। कहीं ना कहीं सफाई एक क्या मुद्दा रहेगा। तो जनता के जहन में सवाल जरूर होगा कि कितना सिटी हमारी जो देहरादून है कितनी स्मार्ट बन पाई है। इंदौर की बात तो हम करते हैं, इंदौर का क्या 10% भी बन पाया है देहरादून स्मार्ट सिटी के मामले में, कितनी स्मार्ट बन पाई है। और जो पलटन बाजार की सड़कें हैं जो अंदर बनी, कितनी व्यवस्थाएं हुई व्यापारियों को, ये भी कहीं ना कहीं एक सवाल बन सकते हैं। ये स्मार्ट सिटी को कहीं ना कहीं गंदगी जो है ये भी बड़ा मसला बन सकता है। तो अब इन सवालों से भी पार पाना होगा बीजेपी को, क्योंकि स्मार्ट सिटी के बारे में जनता में कहा जा रहा है, जब हम जा रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट करने, अलग अलग मत आ रहे हैं, कह रहे हैं कि आधी हकीकत आधा फसाना। अब ये आधी हकीकत और आधा फसाना है, इसमें देखने वाली बात होगी कांग्रेस और बीजेपी में से कौन एक अच्छा तराना छेड़ पाता है जनता के बीच में। और एक सवाल और भी है, जब हमने त्रिवेंद्र रावत और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर दोबारा आते हैं, गढ़वाल कुमाऊं की हम जब राजनीति की बात करें तो अक्सर ये होता है कि मुख्यमंत्री अगर यहाँ पे गढ़वाल का बनेगा तो जो प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी का वो गढ़वाल का होगा। यानी कि अगर मुख्यमंत्री कुमाऊं का होगा, रिपीट करता हूँ, मुख्यमंत्री अगर कुमाऊं रीजन का होगा तो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का वो गढ़वाल रीजन का होगा। अगर मुख्यमंत्री गढ़वाल रीजन का होगा तो प्रदेश अध्यक्ष जो है बीजेपी का वो कांग्रेस प्रदेश माफी बीजेपी का जो प्रदेश अध्यक्ष होगा वो कुमाऊं रीजन का होगा। इससे पहले देखा भी गया ऐसा ही होता है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि होता है और अभी भी यही चल रहा है कि जो महेंद्र भट्ट है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वो गढ़वाल रीजन से आते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है कुमाऊं रीजन से आते हैं। लेकिन एक सवाल और भी है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब कुमाऊं रीजन के नेता नहीं है, वो पूरे उत्तराखंड के नेता है। ये उनको साबित करना भी है, उनको जनाधार बढ़ाने की भी चुनौती है, अपनी लोकप्रियता का पैरामीटर बढ़ाने की भी चुनौती है, जो कहीं ना कहीं मंगलौर और जो बद्रीनाथ विधानसभा की हार के बाद जो पैरामीटर उनका डाउन हो गया था, जो कहीं ना कहीं केदारनाथ उपचुनाव में जीत के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने उसकी भरपाई करने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं एक सवाल है, बड़े सवाल है, ये भी इससे भी पार पाना होगा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। और सवाल ये भी है, क्या त्रिवेंद्र सिंह रावत ये चाहेंगे कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो कुमाऊं रीजन से आते हैं उनका वर्चस्व गढ़वाल क्षेत्र में भी उतना ही कायम, क्योंकि गढ़वाल के जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून से शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे सीधा 7 विधानसभाओं इससे कनेक्ट है। जो यहाँ की नगर निगम की सीट है, नगर निगम की सीट से सीधा 7 विधानसभा में कनेक्ट है। और यहाँ पर अगर एक बम्पर जीत होती है, ऐतिहासिक जीत होती है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का राजनीतिक कद बढ़ेगा। और राजनीतिक कद बढ़ेगा तो ये सवाल है, अगर त्रिवेंद्र रावत के ध्यान में क्या चल रहा होगा, बड़ा सवाल है। अगर त्रिवेंद्र सिंह रावत, फिर हम कह रहे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और सुनील निहाल गामा अगर खुलकर बैटिंग करते हैं सौरभ थपलियाल के पक्ष में, तो बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलती हुई दिख रही है, जीतती हुई दिख रही है। अगर खेला हो गया, अगर त्रिवेंद्र रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और पूर्व में सुनील निहाल गामा ने कोई खेला कर दिया तो एक बहुत बड़ा खेल हो सकता है, ये भी सवाल है। तो मामला जो है बीच में है, अभी चुनाव परिणामों का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा हम एक चीज और आते हैं, पुनीत मित्तल, आरएसएस और बीजेपी की जब बातें आती है यहाँ पे, तो पुनीत मित्तल का भी जिक्र हम कर लेते हैं। पुनीत मित्तल जो है उत्तराखंड भाजपा के
प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, बड़े नेता कहे जाते हैं पार्टी संगठन के अंदर। और कहीं ना कहीं जब मेयर का टिकट मिलने वाला था उससे पहले कहीं ना कहीं पुनीत मित्तल पसंद कहे जा रहे थे आरएसएस की। आरएसएस की विचारधारा अलग है। आरएसएस की विचारधारा ये है, वो आइडियोलॉजी में बात कर रही है, अपनी विचारधारा को आगे ले जाने की कोशिश है। और बीजेपी के साथ ये है कि कई सारे कांग्रेस के मंत्री हैं, कई सारे कांग्रेस के जो पूर्व कांग्रेसी हैं, इन 8 का जो धामी कैबिनेट है, 8 में से 4 जो है कांग्रेस के ही हैं, चाहे वो रेखा आर्या हो, चाहे सतपाल महाराज हो, चाहे वो सुबोध उनियाल हो, ये सब कांग्रेस से ही आए हैं। और कांग्रेस से आकर ही इन्होंने बीजेपी में जगह बनाई और अब मंत्रिमंडल में भी है। जो 3-4 जो मैं आपको नाम ये ले रहा हूँ, ये सब वहीं से आए हैं। तो एक बड़ा सवाल भी है ये कि बीजेपी के लिए है चुनाव जीतना और किसी भी हाल में चुनाव जीतना। तो ऐसे में आरएसएस के पसंद थे पुनीत मित्तल, लेकिन पुनीत मित्तल को टिकट नहीं दिया गया। तो क्या कहीं आरएसएस की नाराजगी है? क्या व्यापारी वर्ग में नाराजगी है? ये भी बड़े सवाल होंगे। अगर आरएसएस खुलकर साथ आ रहा है तो कहीं ना कहीं बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती दिख रही है। और कहीं ना कहीं अगर आरएसएस की नाराजगी रहती है और कहीं ना कहीं अगर पुनीत मित्तल व्यापारी वर्ग से नाराजगी रहती है तो ये कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक चिंता की लकीरें उसके माथे पर खींच रहा है। और साथ ही जब हम व्यापारी वर्ग की बात करते हैं तो सिद्धार्थ अग्रवाल जो भाजपा से महानगर अध्यक्ष हैं, बीजेपी के महानगर अध्यक्ष हैं सिद्धार्थ अग्रवाल, उनका जिक्र करना भी जरूरी इसलिए हो जाता है। टिकट के दावेदार वो भी थे, टिकट उन्होंने मांगा था, उनको टिकट नहीं मिला, व्यापारी वर्ग में नाराजगी बताई गई। और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ अग्रवाल की बात हम जब करें तो एक बात और कर लें। सिद्धार्थ अग्रवाल के पिता जो थे उमेश अग्रवाल, अब दिवंगत हैं। वो बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाते थे, लेकिन जब पिछला चुनाव हुआ टिकट उन्होंने मांगे, मेयर का चुनाव लड़ने की इच्छा थी उनकी, लेकिन उनको भी टिकट नहीं मिला। उनको भी टिकट नहीं मिला क्योंकि उनका पहाड़ी मूल का ना होना ये बड़ा एक बैरियर बन गया उनकी राह में, उनको टिकट नहीं मिला। सिद्धार्थ के साथ भी यही हुआ। तो देखने वाली बात होगी, क्या सिद्धार्थ के अंदर इस बात की कोई कसक है? क्या सिद्धार्थ व्यापारी जो वर्ग है उसकी नाराजगी को दूर कर पाए, समय से दूर कर पाए? क्या सिद्धार्थ खुलकर सौरभ थपलियाल के पक्ष में खड़े हैं? अगर सिद्धार्थ सौरभ थपलियाल के पक्ष में खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी फ्रंट फुट पे खेलती दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं सिद्धार्थ अग्रवाल अंदर खाने खेल कर जाते हैं तो फिर कहूँगा फिर सौरभ थपलियाल के साथ एक बड़ा खेला होने वाला है। ये भी एक बड़ा सवाल है, बड़ा जहन में रहेगा। इसके अलावा जब बात करेंगे सिद्धार्थ अग्रवाल से, हम एक और आगे जाते हैं। धामी अलग अलग क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। धामी का जो कल जो रोड शो था, जो प्रचार था, जो शक्ति प्रदर्शन आप कह लीजिए, कल चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। उससे एक दिन पहले कांग्रेस से जो प्रदर्शन चुनाव जो अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया, जो उनका रोड शो हुआ, और उसके बाद कांग्रेस के प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल शहीद स्मारक गए, शहीदों को नमन किया, हूबहू उसकी कॉपी अगले दिन देखने को मिली। बीजेपी ने भी वैसी रोड शो किया। बीजेपी महानगर कार्यालय से, जो बीजेपी का महानगर कार्यालय, वहाँ से रोड शो शुरू हुआ, पलटन बाजार गया, दर्शनी गेट गया, दर्शनी गेट होते हुए प्रिंस चौक होते हुए गांधी रोड को ख़त्म हुआ। तो कहीं ना कहीं उसके बाद सौरभ थपलियाल जब जाते हैं वो शहीद स्मारक जाते हैं, शहीदों को नमन करते हैं। अब ये भी देखने वाली बात होगी कि जो शहीद जो हमारे उत्तराखंड राज्य निर्माण के लिए जो हमारे आंदोलनकारी थे, जो शहीद हो गए, जो पितृ हैं हमारे, उनका आशीर्वाद अब किसको मिलता है? यकीन मानिए पितरों का आशीर्वाद जिनको मिल गया उनकी जीत पक्की है। अब देखने वाली बात होगी कि आशीर्वाद वीरेंद्र पोखरियाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनको मिलता है या बीजेपी के सौरभ थपलियाल को। लेकिन जिसको पितरों का आशीर्वाद मिल गया उसकी जीत भी कहीं ना कहीं पक्की नजर आ रही है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं बीजेपी के जहन में होंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं और ये कहीं ना कहीं एक जहन में सवाल चल रहे हैं। ये सब देखना होगा, तभी हम कह रहे हैं ये वर्चस्व की लड़ाई भी है। ये मेयर का चुनाव जो है ये वर्चस्व की लड़ाई भी है। कांग्रेस के लिए भी एक सेमीफाइनल है 2027 का। छोटी सरकार भी कहा जा रहा है इसे, कहा जा रहा है। सीधा सीधा 7 विधानसभाएं इम्पैक्ट हो रही हैं इससे। तो एक बड़ा सवाल है और ये सवाल बीजेपी कांग्रेस सबके जहन में चल रहा होगा, जनता के जहन में भी चल रहा होगा कि वर्चस्व की जो लड़ाई है इसमें खुलकर, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में एक शब्द, एक बात बोलूँगा आपसे कि राजनीति के अंदर भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से नहीं है या कांग्रेस का मुकाबला भाजपा से नहीं है। पार्टियों का मुकाबला
अपनी अंदरूनी चुनौतियों से है। सबसे पहले भाजपा को भाजपा से ही लड़ना है और कांग्रेस को कांग्रेस से ही लड़ना है। एक लड़ाई अगर ये जीत लेते हैं तो कुछ हद तक, कुछ हद नहीं, बहुत हद तक जीत की राह आसान होगी। और जो ये लड़ाई जीत लेगा अपनी पार्टी के अंदर, उसके बाद जनता की लड़ाई जीतनी बाकी रह जाएगी, यानी वोट की लड़ाई जीतनी बाकी रह जाएगी। ये एक बड़ा सवाल है। ये सब सवाल जनता के जहन में चल रहे होंगे। चर्चा इस बात की भी कि अगर कांग्रेस जो आउटर सर्कल है, यानी आउटर सर्कल में आप धर्मपुर विधानसभा को ले लेते हैं। धर्मपुर विधानसभा के अलावा आपकी जो विधानसभा है, रायपुर विधानसभा, डोईवाला विधानसभा, यहाँ पे कहीं ना कहीं माना गया कि दिनेश अग्रवाल पिछड़ गए थे पिछले चुनावों में। वहाँ से अगर अच्छे वोट पाते तो शायद कांग्रेस सरकार बना लेती, क्योंकि 35,000 कुछ वोटों का अंतर रह गया था, जिसमें आउटर सर्कल ने बड़ी भूमिका निभाई। अगर यहाँ पे माना जा रहा था पहले चुनावों से पहले, जो कल वोट पड़ेंगे, वोट पड़ने से पहले माना जा रहा था कि बीजेपी वहाँ फ्रंट पे है, फ्रंट फुट पे खेल रही है, क्योंकि 80% बीजेपी के पक्ष में पाला था और 20% वोट जो थे कांग्रेस के तक, क्योंकि पिछली बार दिनेश अग्रवाल वहाँ से चुनाव लड़े थे। इस बार ये माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस 40% वोट भी ले आती है आउटर सर्कल से, तो वो फ्रंट फुट पे खेलती हुई नजर आएगी और लीड कहीं ना कहीं बना लेगी। बड़ी बात है कांग्रेस चुनाव भी जीत जाए, यानी 100 सीट, अगर 100 वोट टोटल है, 100 वोट में से 40 वोट भी अगर मिल जाते हैं कांग्रेस को, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब कांग्रेस से कहीं ना कहीं कोशिश की है, अब कांग्रेस कितनी भरपाई कर पाती है, बड़ा सवाल होगा। ये एक बड़े सवाल है जो जनता के जहन में भी चलेंगे। और कहीं ना कहीं जो राजनीतिक जानकार हैं और कहीं ना कहीं जो चुनाव जो मैनेज कर रहे हैं बीजेपी कांग्रेस वाले के जो नेता हैं, वो कहीं ना कहीं चल रहे होंगे। वहीं कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं प्लस माइनस वाली स्थिति है। सुखद पहलू कांग्रेस के लिए भी नहीं है। कांग्रेस की हम चर्चा करें तो लूपहोल्स की हम बात कर लें, तो संगठन स्तर पर अगर बात करें तो सौरभ थपलियाल का जब हमने इंटरव्यू किया, हमने सौरभ से ही पूछा कि सौरभ क्यों लगता है कि जीत जाओगे आप, तो सौरभ का भी सवाल था संगठन संगठन संगठन। यानी कहीं ना कहीं सौरभ भी मान के चल रहे हैं कि संगठन मजबूत है और कहीं ना कहीं कांग्रेस संगठन स्तर पर पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी का जो संगठन फ्रंट फुट पे खेलता नजर आ रहा है सौरभ थपलियाल के लिए, वही कांग्रेस में जो संगठन है वो उतना सामने नहीं आ रहा है। और एक कहानी और भी है इसमें कि कई दावेदार थे कांग्रेस से जिनको टिकट नहीं मिला। उनकी हालत ऐसी है कि शादी में कोई फूफा रूठ के बैठ जाता है तो वो रूठे फूफाओं वाली हालत है। अब उन फूफाओं को वीरेंद्र पोखरियाल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं समय से मना पाए हैं कि नहीं मना पाए हैं, ये भी चुनाव परिणाम के नतीजे बता देंगे। ये भी एक बड़ा सवाल है, बड़ी चुनौती है। अगर संगठन स्तर पर काम हो गया, अगर पोखरियाल जो अपने व्यक्तिगत स्तर पर चुनाव लड़ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और वो उसकी भरपाई कर लेते हैं आउटर सर्कल से, कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पे खेलते हुए दिखाई देते हैं। और अगर नहीं खेल पाते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही है। इसके अलावा एक चर्चा और कर लूँ मैं। कार्यक्रम रखा जब रैली का, जब प्रचार का आखिरी दिन था, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सौरभ थपलियाल के पक्ष में रैली करते हैं। पटना बाजार से होते हुए राजा रोड की तरफ रैली खत्म होती है, जो देहरादून महानगर भाजपा कार्यालय से शुरू हुई थी। और उसके बाद 5 बजे के करीब सौरभ थपलियाल शहीद स्मारक जाते हैं, शहीदों को नमन करते हैं, कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश करते हैं। क्योंकि इससे एक दिन पहले कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वीरेंद्र पोखरियाल, उन्होंने यही काम किया था। तो ये भी बड़ा सवाल है कि पितरों का जो आशीर्वाद है, शहीदों का जो आशीर्वाद है, ये पितरों का आशीर्वाद किसको मिल रहा है। अगर पितरों का आशीर्वाद जिसके साथ होगा, जीत उसकी भी पक्की मान के चलिए आप यहाँ पर। और एक और हमको बताना चलूँ, जहाँ मैं बार बार बात कर रहा हूँ आउटर सर्कल आउटर सर्कल आउटर सर्कल, जहाँ पे कांग्रेस पिछड़ती हुई दिख रही थी पिछले चुनावों में, और माना गया कि आउटर सर्कल में पिछड़ने की वजह से कांग्रेस चुनाव हार गई। इस बारी चुनाव प्रचार का जो आखिरी दिन था, वीरेंद्र पोखरियाल जाते हैं नथुवाला, जो बालावाला के बिल्कुल पास है, नथुवाला जाते हैं। पूरा गढ़वाली और पहाड़ी पूरे समाज वहाँ रहता है, पूरे पहाड़ी है वहाँ पे। वहाँ नरेश सिंह नेगी, जो हमारे गढ़ रत्न हैं, लोक गायक हैं नरेश सिंह नेगी, जिनके लोक गीतों ने कई सत्ताएं बदल दी, सरकारें बदल दी। तो क्या कार्यक्रम होता है, कांग्रेस एक कार्यक्रम करवाती है वहाँ पे, और उस कार्यक्रम में वीरेंद्र पोखरियाल पहुँचते हैं
और जनता से बड़ी भावुक और मार्मिक अपील करते हैं। बताते हैं कि उन्होंने क्या आंदोलन के दौरान क्या-क्या प्रताड़नाएँ झेली, क्या दर्द झेला, क्या पुलिसिया यातनाएँ झेली। अब वो ये जो इमोशनल अपील जनता के दिलों में कितना उतर पाई है, पहली चीज़ तो ये है, ये बड़ा सवाल है। और इसके अलावा उनकी आँखों से आँसुओं की धारा भी फूटी। अब ये आँसुओं की धारा जीत की धारा में बदलेगी कि नहीं बदलेगी, ये भी बड़ा सवाल है। और ये आँसुओं की धारा अगर जीत की धारा में बदल गई उस आउटर सर्कल से, तो कांग्रेस कहीं न कहीं चुनाव जीतती हुई दिख रही है। तो कुल मिलाकर हमारा विश्लेषण ये है कि चुनाव आसान नहीं है, चुनाव इस बार एक तरफ़ा नहीं है, चुनाव दिलचस्प है और कुल मिलाकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। लेकिन सवाल ये भी होंगे कि आम आदमी पार्टी ने कहीं न कहीं अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है कुछ दिनों के अंदर। अब वो जो उपस्थिति दर्ज कराई है, वो कितना डेंट करती है, वो किसको डेंट करती है, वो बीजेपी को डेंट करती है या कांग्रेस को डेंट करती है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि माइनॉरिटीज़ का वोट एक तरफ़ा या कहाँ शिफ्ट होता है, क्या वो कांग्रेस को मिलता है, क्या वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बँट जाता है। अगर वो वोट बँट जाता है तो कांग्रेस फिर यहाँ पे हारती हुई हमें दिख रही है। लेकिन वो वोट अगर नहीं बँटता है तो कांग्रेस थोड़ा फ्रंट फुट पे चल रही है। जो शहर के अंदर जो तमाम जो क्षेत्र हैं जहाँ माइनॉरिटी की पॉपुलेशन है, देख लीजिए, वो भी एक फ़र्क डाल देगी कहीं न कहीं। पंजाबी समाज कहीं न कहीं, रविंद्र नारायण जो आम आदमी पार्टी से पंजाबी समाज से आते हैं, वो पंजाबी समाज वो किस तरफ खिसकता है, ये भी बड़ा एक सवाल होगा। क्योंकि माना जाता है बीजेपी मान के चल रही थी कि पंजाबी समाज हमारे साथ है, कांग्रेस ये मान के चल रही थी कि पंजाबी समाज हमारे साथ है। अब वो समाज एक्चुअल है किसके साथ, ये भी वोट के डिफरेंसेस और वोट बता देंगे। लेकिन जनता से हमारी एक लास्ट में अपील, चुनाव दिलचस्प है, कौन कितना लुभाने में कामयाब हुआ है, किसकी स्ट्रेटेजी ज़्यादा असरदार रही है, ये चुनाव के परिणाम बता देंगे। यूकेडी की कप में कितनी चाय थी, वादों की चाय, ये भी जनता बता देगी। कप में चाय थी या प्लेट खाली था या भरा था, जनता बता देगी। आम आदमी पार्टी की झाड़ू और फ्री बांटने की राजनीति जो है, फ्री वादों की, उस पर जनता को कितना भरोसा है, ये जनता बता देगी। जनता इस बार वोट सूर्यलाल गामा के काम को लेकर करेगी, विकास को लेकर करेगी, या पिछले 15 सालों से, क्योंकि बीजेपी की ही सरकार है और इसे छोटी सरकार भी कहा जाता है छोटी सरकार, और कहीं ना कहीं 2027 का सेमीफाइनल भी है। ऐसे में जनता क्या 15 साल के कार्यकाल बीजेपी के कार्यकाल से संतुष्ट है कि नहीं है, या वो जनता बदलाव चाहती है, ये भी चुनाव परिणाम बता देंगे। लेकिन भारत न्यूज़ लाइव की देहरादून की जनता से अपील ये है, अपने वोट का जो प्रयोग है अवश्य करें। ये लोकतंत्र की जो शक्ति मिली है आपको, इसका प्रयोग अवश्य करें। एक अच्छा मेयर चुनें, जो भी जीते, लेकिन मत का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि जो आप अच्छा मेयर चुनते हैं वो देहरादून को एक अच्छा शहर, एक अच्छा वातावरण दे पाएगा। क्योंकि आप सबकी तरह हमारी भी इच्छा होती है, जैसे इंदौर की बात होती है, जब नगर निगम की बात होती है, इंदौर शहर की बात होती है, तो इंदौर शहर का पूरे देश में उदाहरण दिया जाता है, एग्जाम्पल दिया जाता है। तो हमारी भी चाहत है, हर मतदाता की चाहत है कि जो देहरादून नगर निगम है वो पूरे देश में टॉपर हो, जब नाम लिया जाए टॉपर हो, ताकि हम भी बोल सकें कि ये हमारा नगर निगम है और हमने यहाँ का मेयर चुना है और हम इस पर फख्र महसूस कर सकें। मैं भारत न्यूज़ लाइव के लिए कैमरा पर्सन शिववर्धन सिंह के साथ अजय नौटियाल। तब तक आप सब दोस्तों को टाटा, बाय बाय, सलाम, नमस्कार। फिर एक बार फिर जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।